दोस्तों नमस्कार। ये है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, आज जो दूसरा पार्ट है हमारा, जो भू राजस्व व्यवस्था कल पढ़ाई गई थी, क्लास जो ली गई थी, उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने पढ़ लिया था ज़मींदारी या स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी व्यवस्था को पढ़ लिया था, और दूसरी जो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था को भी हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमारा ये तीसरा पार्ट है, तीसरा जो भू राजस्व व्यवस्था का तीसरा नंबर है, जिसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था को देख लेते हैं, इसमें क्या व्यवस्था थी। तो मित्रों जानते हैं इसको। आइए, उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल जाब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें, जिससे आने वाली समस्त वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। तो देखते हैं इसमें क्या थी व्यवस्था ये। तो मित्रों, जो ये व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ज़मींदारी व्यवस्था का संशोधित रूप ही थी। और इस व्यवस्था में क्या होता था मित्रों कि सारी जो ज़मीन होती थी किसी गांव की, उसमें जो है किसी एक किसान से लगान निश्चित नहीं किया जाता था, बल्कि पूरी ज़मीन को ही आकलन करके उसमें पूरी ज़मीन में जो राजस्व व्यवस्था जो है या लगान निश्चित कर दिया जाता था। इसी व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था नाम मित्रों दिया गया था। इस व्यवस्था में पूरे गांव की ज़मीन को पूरे एक साथ राजस्व जो है लगान निश्चित किया जाता था। तो आइए देख लेते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। जो आगे देखते हैं, जमींदारी प्रथा एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था के अतिरिक्त देश के कुछ भागों में जो है महालवाड़ी व्यवस्था लागू की जाती है। यानी पहले देखो जमींदारी लागू की गई, फिर रैयतवाड़ी लागू की गई, और उसके बाद यानी जब दोनों वो असफल हो जाती हैं, तब यह महालवाड़ी व्यवस्था को जन्म दिया जाता है। यह जो प्रथा है दोस्तों 1801 ईस्वी में अवध क्षेत्र तथा 1903-4 में मराठों के अधिकृत प्रदेशों में लागू की गई। महालवाड़ी व्यवस्था जो है, जो दोस्तों हमने बताया कि ये जो थी एक संशोधित रूप थी किसका? जमींदारी व्यवस्था का। आगे देखते हैं, इसके अनुसार जो है प्रति खेत के आधार पर राजस्व लगान निश्चित नहीं किया जाता था। जैसा हमने बताया कि किसी गांव की जो ज़मीन होती उससे प्रत्येक किसान से अलग अलग निश्चित नहीं किया जाता था, बल्कि पूरे गांव के जागीर को या ज़मीन को निश्चित राजस्व किया जाता था। बल्कि इसके अनुसार प्रत्येक खेत के आधार पर राजस्व निश्चित नहीं होता था, बल्कि प्रत्येक महाल या गांव के अनुसार जो है लगान निश्चित होता था। इसलिए इस व्यवस्था का जो नाम है दोस्तों महालवाड़ी पद्धति या महालवाड़ी व्यवस्था दिया गया। जो समस्त महाल जो सम्मिलित होता था वो सम्मिलित रूप से मित्रों उस राजस्व को चुकाने के लिए जिम्मेदार होता था, जो निश्चित किया जाता था पूरे गांव की ज़मीन में। तो ये देख लिए कि पूरी गांव की ज़मीन में राजस्व निश्चित होता था एक साथ, और पूरा गांव उस राजस्व या लगान को कंपनी को देने के लिए या सरकार को देने के लिए जिम्मेदार होता था। आगे बढ़ते हैं, राजस्व वसूली का काम ग्राम प्रधानों और जमींदारों पर छोड़ दिया गया था। यानी जो निश्चित हो गया गांव का लगान, उसका जो वसूलेगा वो गांव का प्रधान करेगा, या गांव का मुखिया करेगा, या जो जमींदार होगा वहाँ का, वो उस गांव से राजस्व को वसूलने का काम करेगा। इस व्यवस्था में कृषक का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं था। कहने का मतलब है इस महालवाड़ी व्यवस्था में है जो किसी भी जो ज़मीन होती थी गांव की, किसी किसान का उस पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता था, बल्कि पूरी ज़मीन गांव की समस्त भूमि पर पूरे गांव के लोगों का जो है उस पर हक या अधिकार होता था। किसी एक किसान का अधिकार नहीं होता था। आगे देखते हैं, अगर कोई किसान अपनी भूमि छोड़ देता था, मान लीजिए वो प्रताड़ित हो गया या किसी कारणवश से वो अपनी ज़मीन पर कृषि नहीं करना चाहता है, तो और छोड़ दिया, उस पर खेत नहीं बो रहा, जोत रहा है, तो उस ज़मीन को है जो पूरे गांव के किसान होते थे उस पर देखभाल करते थे, उसमें कृषि उत्पादन का कार्य करते थे। फिर देखते हैं, गंगा घाटी, उत्तर पश्चिमी प्रांत और भारत के कुछ भागों में यह व्यवस्था जो है लागू की जाती है। पंजाब में एक संशोधित महालवाड़ी व्यवस्था स्थापित हुई, जहां ग्राम व्यवस्था थी।
अवध और अन्य क्षेत्रों में प्रारंभ में यह व्यवस्था 3-4 वर्षों के लिए लागू की गई। कहाँ? 3-4 वर्षों के लिए अवध क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की जाती है। आगे बढ़ते हैं। इस अवधि में महालों से वसूल होने वाली जो लगान की राशि थी मित्रों, में 25% की बढ़ोतरी होती है। यानी इस दौरान जो है 25% लगान अधिक बढ़ा दिया गया, जो किसानों पर एक बोझ डाल दिया गया। पुनः 1807 और 1818 के मध्य लगान की राशि में फिर 50% की दोस्तों फिर वृद्धि की जाती है। इस तरह से इस जो व्यवस्था थी, एक तरह से कह सकते हैं कि किसानों को बहुत बुरी तरह से शोषण करने वाली भू राजस्व की यह महालवाड़ी व्यवस्था साबित होती है। आगे फिर देखते हैं 1822 ईस्वी में पहली बार जो है औपचारिक रूप से इस व्यवस्था को स्थापित किया जाता है, जिसके अनुसार जमींदारी जागीरों में कृषकों से प्राप्त आमदनी का 83% जमींदारों का सरकार को देना पड़ता था। कहने का मतलब ये है कि जो लगान निश्चित होता था और जो वसूला जाता था, उस वसूले गए राजस्व का या लगान का जो है 83% भाग सरकार को देना पड़ता था और 17% जो भाग है वो अपने खर्च के लिए गांव का जो जमींदार होता था या मुखिया होता था या जो प्रधान होता था वो अपने पास रख लेता था। 1833 में मित्रों इस व्यवस्था में और कुछ सुधार होते हैं। जब कौन आता है? 1800 लॉर्ड विलियम बेंटिंक जब आता है तो उसके समय में कुछ और सुधार होते हैं। अब क्या सुधार होते हैं वो देख लेते हैं इसमें। अब गांवों को महालों में मिलाकर महाल की लगान निश्चित की गई। अब और गांवों को जो है मिला लिया गया, एक नहीं कई गांवों को मिला लिया गया और फिर उनको महाल बना करके तब उनकी लगान को निश्चित किया जाता है और उसे विभिन्न गांवों पर बांट दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यह नई व्यवस्था मार्टिन बर्ड ने तैयार की थी। इस नई व्यवस्था का जो जन्मदाता था वो मार्टिन बर्ड था, इसलिए इस योजना को जो है बर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी प्रदेश में लागू किया जाता है, जिसकी जो लगान की दर है वो 2/3% या 2/3 भाग निश्चित की जाती है, यानी कि 66% निश्चित की जाती है। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी, जिसमें 66% से अधिक राशि लगान के रूप में राशि दी जाती थी, देना पड़ता था। इसलिए 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सहारनपुर अधिनियम के अनुसार लगान की राशि 50% निर्धारित की, परंतु इसमें भविष्य की बढ़ोतरी को भी ध्यान में रखा गया। फलस्वरूप कृषकों पर अतिरिक्त लगान का बोझ बढ़ गया। आइए देख लेते हैं अब जो एक संक्षिप्त इसका हमने तैयार किया है उसको देख लेते हैं एक सरसरी नज़र में। पहली व्यवस्था मित्रों जानते हैं आप, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त या इसी का इस्तेमारी नाम था। दूसरी जो थी रैयतवाड़ी थी और तीसरी आप पढ़ रहे हैं जो महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तीनों व्यक्ति थे इन्होंने ही लागू करने का इसको यानी ये संचालित किया था इन व्यवस्थाओं को। तो वो व्यवस्था कर पहले जो थी लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में इसने, और दूसरी जो रैयतवाड़ी थी ये थॉमस मुनरो और विलियम बेंटिंक ये जो है इनके समय में ये लागू होती थी। वैसे मूल रूप से जो है अलग अलग देखिए लिखा हुआ है हमने कि कैप्टन रीड ने फिर इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में काम किया था और महालवाड़ी में हाल्ट मैकेंजी ने भी काम शुरू किया था। तो इस प्रकार से ये शुरुआत करने वाले आगे इन्होंने पूरी तरह से इसको प्रस्तावित किया। आगे देखते हैं। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो बंगाल में लागू की जाती है, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू की जाती है। अब ये समस्त जो भूमि थी अंग्रेजी यानी जितने भूमि पर भारत भूमि पर अंग्रेजों का अधिकार था उस भूमि के 19% भूमि पर लागू होती थी। यानी 100 बीघे मान लीजिए 100 बीघे पर अधिकार है अंग्रेजों का, तो 19% उस भाग पर अधिकार अंग्रेजों का मतलब भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। दूसरी है जो रैयतवाड़ी थी वो बम्बई में लागू थी, मद्रास में और असम में लागू की गई थी। इस के अंतर्गत जो है यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में समस्त अंग्रेजी भूमि का 51% भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। कितने प्रतिशत भूमि पर?
51% भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। जो तीसरी व्यवस्था थी, अब महालवाड़ी व्यवस्था थी, ये कहाँ कहाँ लागू थी इसको देख लेते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी तीसरी, ये उत्तर प्रदेश में लागू थी, मध्य प्रांत में लागू थी और पंजाब में लागू थी। ये महालवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में जो है समस्त अंग्रेजी भूमि का जो है 30% भूमि लागू 30% भूमि पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं इसी में कि जो जमींदारी व्यवस्था थी मित्रों, इस व्यवस्था में जो है किसान का जो है अधिकार नहीं होता था ज़मीन पर, बल्कि पूरी जमींदार की भूमि मान ली जाती थी। यानी ज़मीन पर जो अधिकार हो गया था वो जमींदारों का हो गया था। किस व्यवस्था में? स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था में पूरी भूमि का मालिक जमींदार को माना गया था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इस भूमि में जो है दोस्तों भूमि का जो मालिक है किसान को माना गया था। और जो है इस महालवाड़ी व्यवस्था में जो जमीन होती थी लोगों की, उस पर किसी किसान का अधिकार ना होकर के पूरी ज़मीन पर, गांव की ज़मीन पर पूरे गांव का अधिकार सामूहिक रूप से माना जाता था। ये देख लिए हैं मित्रों। आगे देखते हैं और क्या व्यवस्था इसमें थी। तो फिर आइए जमींदारी की ओर फिर आइए देखते हैं क्या है। जमींदारी में ही है ये पॉइंट। फिर भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जिम्मेदार जमींदार को मान। कहने का मतलब है कि इसमें जो व्यवस्था में ज़मीन का जो मालिकाना हक दिया गया उसको जमींदार को दे दिया गया था। इस रैयतवाड़ी में क्या देखते हैं फिर, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। कहने का मतलब ये विशेषताएं हैं, ये प्रावधान है कि इस व्यवस्था में ये पॉइंट निर्धारित किए गए थे, इस तरह से ये व्यवस्था लागू की गई थी। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें जमींदार नहीं जिम्मेदार होता था राजस्व देने के लिए सरकार को, बल्कि गांव का प्रत्येक किसान अपनी जोत भूमि में, यानी 2 बीघा जोतता है तो उसी जो 2 बीघे का लगान निश्चित किया गया है, हर किसान अपने अपनी जोत के अनुसार लगान को ब्रिटिश सरकार को या कंपनी को देने के लिए स्वतंत्र था। यानी स्वयं जाकर के वो लगान जमा कर सकता था। जो तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में जो दोस्तों हैं न जमींदार को था अधिकार, न किसी व्यक्ति के न किसी किसान को अधिकार था कि वो जाए और सीधे जमा कर दे, बल्कि जो गांव का मुखिया होता था, जो गांव का प्रधान होता था, या जो जमींदार जागीरदार होते थे, जो जमीन उस क्षेत्र का होता था, उसको जिसको महाल जिसके अंतर्गत आता था, वो व्यक्ति जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने के लिए बाध्य होता था, या वही जो है राजस्व सरकार को जमा करता था। आगे फिर देखते हैं क्या पॉइंट थे। जमींदारी की ओर देखते हैं। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो है जमींदार की थी। ये बता दिए कि इस व्यवस्था में जो है राजस्व किसान से नहीं लेकर के बल्कि जमींदार से लिए जाते थे, क्योंकि ज़मीन का मालिकाना हक जमींदार को ही माना गया था। दूसरे में देखते हैं महालवाड़ी रैयतवाड़ी में देखते हैं। इस भूमि में जो मित्रों जो कर की यानी राजस्व जो निर्धारित था वो 33% से लेकर 55% तक राजस्व निश्चित होता था। कहने का मतलब ये है कि जो भी ज़मीन में उत्पादन होता था उसका 33% से लेकर 55% तक भाग सरकार को या कंपनी को या अंग्रेज़ों को देना पड़ता था। जैसे 1 कुंटल मान लीजिए गेहूँ उत्पादित हुआ तो कम से कम 33 किलो या अधिक से अधिक 55 किलो गेहूँ जो है अंग्रेज़ ले लेते थे, या ब्रिटिश सरकार लेती थी, या ब्रिटिश सरकार खजाने में जमा करना पड़ता था। ये व्यवस्था थी कहने का मतलब। और ये महालवाड़ी में देखते हैं मित्रों, तो महालवाड़ी में जो राजस्व की दर थी वो मित्रों 60% तक होती थी। यानी जैसे 100 किलो मान लीजिए 1 कुंटल गेहूँ पैदा हुआ तो 60 किलो जो है गेहूँ को अंग्रेज ले लेते थे या सरकार अपने कोष में जमा करवा लेती थी। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब इस व्यवस्था इन तीनों व्यवस्था के क्या परिणाम होते हैं ये देखना जरूरी है कि क्या परिणाम हुए। तो इन व्यवस्था का क्या परिणाम हुए देखते हैं। तीनों व्यवस्था के देखिए एक ही परिणाम हुए, क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला ये होता है कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। जो पहले गांव भारत के कृषि प्रधान होते थे अब उनका जो है पारंपरिक अर्थव्यवस्था विघटित हो जाती है, क्योंकि जमींदार
महालवाड़ी में, जमींदारी व्यवस्था में, रैयतवाड़ी में और महालवाड़ी तीनों में जो है शोषण करना शुरू कर देते हैं। इससे कृषकों की दरिद्रता यानी किसान और गरीब हो गए इन तीनों व्यवस्था के शोषण के चक्कर में। तीसरा क्या पॉइंट है, कृषि में ठहराव तथा अवनति। कृषि में ठहराव कहने का मतलब ये है कि कृषि में जो होता था इस व्यवस्था के द्वारा लोगों ने सोचा कि अब तो जो हमें लगान उतने ही देना है, चाहे अधिक पैदा हो चाहे कम पैदा हो। तो वो स्थिति से किसानों की जो मतलब ज़मीनें थी उनमें कृषि में ना ज़्यादा उनमें प्रोग्रेस हुआ, या कहें कि उनमें उत्पादन भी कहीं घटता कहीं बढ़ता रहा, और ज़्यादातर घटता ही रहा, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं। नेक्स्ट है पुराने जमींदारों का उन्मूलन और नए जमींदारों का उदय हुआ, यानी अंग्रेजी सरकार के समर्थक जमींदारों को जो है उदय होता है और कृषि का अब वाणिज्यीकरण हो जाता है, यानी व्यापारीकरण हो गया कि ऐसी फसलें उगाने जाने लगी जो व्यापार के रूप में संचालित होती थी। आगे देखते हैं फिर अब कृषि पद्धतियाँ हैं, थोड़ा सा ये चार्ट के माध्यम से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कृषि पद्धतियाँ थी कुछ, प्रथा, विशेषता, यानी कौन सी प्रथा की क्या विशेषता थी ये देखते हैं। नंबर 1 है तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया प्रथा। दोस्तों इसको जानते होंगे कि ये बिहार के आप चंपारण ज़िले में आप पढ़े होंगे कि बिहार के चंपारण ज़िले में ये व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके माध्यम से क्या होता था कि जो अंग्रेज़ नील बागान के मालिक होते थे वे संबंध के समझौते के आधार पर जो है भारतीय किसानों से ज़मीन की 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करने के लिए बाध्य किसानों को करवा लेते थे। कहते थे कि 1 बीघा है यानी 20 का 1 बीघा मानते हैं आप, तो उसके कम से कम 3 भाग पर आप नील की खेती करेंगे। यही थी दोस्तों 3 कठिया पद्धति या 3 कठिया प्रथा। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं कौन सी भी प्रथा थी। दूसरी प्रथा थी हमारी दुबला हाली पद्धति या प्रथा। यह प्रथा जो थी दोस्तों सूरत में प्रचलित थी और इस प्रथा के अनुसार जो है दुबला हाली भूदास जो होते थे अपनी संपत्ति एवं स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों को मानते थे। यानी जो इस प्रथा के अंतर्गत जो किसानी करते थे वो अपनी संपत्ति और अपने स्वयं को संरक्षक जो है अपने मालिकों को मानते थे कि सब कुछ हमारे मालिक ही है। ये दुबला प्रथा कहलाती थी। नेक्स्ट है तीसरी है ददनी प्रथा। दोस्तों ददनी प्रथा एक प्रकार से ये भी शोषण के शिकार ही थी या शोषण की प्रथा थी। इस प्रथा में क्या होता था कि मित्रों ब्रिटिश व्यापार जो है भारतीय कारीगरों, उत्पादकों और शिल्पियों आदि को अग्रिम पेशगी के रूप में धन दे देते थे। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ जो होते थे पहले से पहले किसानों को धन दे देते थे और यह करवा लेते थे तय कि आपके खेत में जो भी माल तय होगा वो आप हमको ही बेचेंगे। और जब ऐसा समझौता हो जाता था तो अंग्रेज़ जो होते थे बाद में मनमर्जी दाम लगा करके आधे पौने में ही खरीद लेते थे। यही थी दोस्तों ददनी प्रथा। इसी को पेशगी प्रथा या अग्रिम पेशगी भी कहते हैं। आगे देखते हैं और अंतिम पॉइंट है कमियोटी प्रथा। ये कमियोटी प्रथा थी जो अंतिम प्रथा थी भारतीय किसानों के संबंध में। देखते हैं यह प्रथा बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार कृषिदास के रूप में खेती करने वाली कमियां जाति जो थी अपने मालिकों से मिले ऋण के ब्याज के बदले जीवन पर्यंत सेवा करते थे। यानी जो अपने मालिक से पैसा ले लेते थे और जो ब्याज मिलता था उसके बदले में ये दोस्तों जीवन पर्यंत उनकी सेवा ही करते रहते थे। तो इस प्रकार से भू राजस्व व्यवस्था का नेक्स्ट पार्ट भी हमारा दोस्तों समाप्त होता है आज की क्लास। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन फिर क्लिक करें जिससे आने वाली समस्त वीडियोज आपको सबसे पहले प्राप्त हों। धन्यवाद।